SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ जहां देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे हो चुका है और एनडीए महागठबंधन के जोर पर इस वक्त उद्धव ठाकरे जो है हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये एनडीए की सरकार जो गिर चुकी है वो एनडीए भी अब नहीं बचा, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि शरद पवार जो है वो यहाँ पर बीएमसी चुनाव की एक अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत इस वक्त जेल में बंद है और यही वजह है कि उनके जेल में बंद होने के बाद से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आजकल जो उन्होंने चुप्पी साध रखी है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। आखिरकार क्यों और कैसे, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अबरार उलक रहमानी। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए। जैसे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के हमने कई बार चर्चा भी की है, आपस में कई सारे मुद्दे रहे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है वो संजय राउत को लेकर के है। संजय राउत इस वक्त जेल में बंद है। ऐसा नहीं है कि आज उनका पहला दिन जेल में है, इससे पहले कई दिनों से जो है वो जेल में लगातार बंद है। जब से उन्होंने आरोपी उन्हें घोषित किया गया है तब से वो जेल में ही है। देखा यही गया कि उसके बीच में भी उनके बयान जो है वो लगातार जेल से बाहर आते रहे हैं, लगातार वो बीजेपी के ऊपर हमलावर दिखते हैं, तमाम मुद्दे जो है वो उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जो स्थिति पनप रही है उस स्थिति को देख करके एक बात साफ हो रही है कि आज यहाँ पर संजय राउत ने चुप्पी साध ली है। बीते कुछ दिनों से उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांत हो चुके हैं, बीजेपी को लेकर के एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। क्या उनकी शांति का अंदाजा इससे लगाया जा सके कि यहाँ पर ये मौन धारण उन्होंने इसलिए धारण किया है क्योंकि अब वो बीजेपी की तरफ अपना रुख रखने वाले हैं, बीजेपी के लिए अपनी नरवी साधने वाले हैं, और जैसे अगर जेल से बाहर निकलना है तो भी बीजेपी का सहारा लेना पड़ेगा, और बीजेपी क्योंकि सत्ता में है तो हाथ में कानून भी है, तो उन्हें बाहर निकाल करके क्या बीजेपी संजय राउत के चेहरे पर भी दांव खेलेगी? देखिए, जहाँ तक संजय राउत की बात है, संजय राउत जिस तरीके से अपनी तमाम बातों को मुखरता से संसद भवन में रखते हुए नजर आते थे, उस बात से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो खफा थी, और यही वजह रही कि उनको एक तरीके से पात्रा भूमि चौल विवाद में गिरफ्तार किया गया और लगातार जो है उनको जो है पुलिस के समक्ष पेश होना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो महाराष्ट्र की सियासत में एक तरीके से शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन संजय राउत के अगर उस ट्वीट का हम यहाँ पर जिक्र करना चाहें जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद किए थे, और कहा था कि दरअसल बीजेपी उनके ऊपर एक दबाव बना रही है और लगातार उनको इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। ये सारी बातें जो है उन्होंने अपनी ट्वीट में जिक्र किया था। लेकिन अब बड़ी बात ये होगी देखने वाली कि दरअसल अब संजय राउत खुद इस मामले में किस तरीके से पहल करते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी में वो सही मायनों में शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है सही मायनों में तो फिर शिवसेना पार्टी जो पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आएगी, क्योंकि शिवसेना पार्टी के कद्दावर नेताओं में संजय राउत का नाम जो है वो शुमार होता है। और अब जबकि इतनी बड़ी बगावत जो है वो पार्टी में हो चुकी है, उद्धव ठाकरे देख चुके हैं, उसके बाद फिर से अगर इस तरीके से बीजेपी उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट संजय राउत के रूप में करती है तो फिर पार्टी जो एक तरीके से धराशायी होती हुई नजर आएगी। अबरार, आपने बोला कि उन्होंने इससे पहले जो बात कही थी कि उन्हें ऑफर मिला था, जब महाराष्ट्र की सियासत में ये खेला ही चल रहा था कि शिंदे गुट में जो है विधायक शामिल हो चुके हैं, शिवसेना छोड़ करके जा चुके हैं, उस समय जो है उन विधायकों को मिल रहे ऑफर को लेकर के संजय राउत का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि उन्हें भी ऑफर मिला है, वो भी ऑफर में जाते तो चले जा सकते थे, लेकिन वो अपनी ईमानदारी दिखाना चाहते थे और वो नहीं गए। वो उसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर के कई सारे और मुद्दे भी रखे और ये भी कहा कि मैं बीजेपी के जालसाज में फंसना नहीं चाहता हूँ। तो क्या ये मान लिया जाए कि उस समय ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उस समय सरकार गिरी नहीं थी, लेकिन आज ऑफर वो उठा सकते हैं क्योंकि आज सरकार गिर चुकी है और मदद की उन्हें जरूरत है? बिल्कुल इसी तरीके की बात है, क्योंकि बीजेपी का ये रणनीति है कि वो नेताओं पर एक तरीके से दबाव बनाती है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ जो है किया जाता है, फिर उसके बाद नेताओं को इस बात पर जो है मजबूर होना पड़ता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए या फिर अपनी पार्टी से कम जो है वो इस्तीफा दे दें। तो ये तमाम आरोप कई राजनीतिक दलों के द्वारा बीजेपी पर लगाए गए हैं, और इसी कड़ी में अब संजय राउत भी हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी में शामिल
हो सकते, क्योंकि ऐसी उम्मीदें जो है वो जतलाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से वो आक्रामक रवैया जो उनका था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ, वो रवैया अब उनका नज़र नहीं आ रहा है। तो इससे यही संकेत मिल रहे हैं कि संजय राउत का जो एक तरीके से रवैया है वो नरम पड़ रहा है बीजेपी को लेकर के। तो हो सकता है कि इस तरीके का खेल बीजेपी एक बार फिर शिवसेना के साथ कर सकती है। ठीक है, बीजेपी शिवसेना के साथ खेला कर सकती है, लेकिन आप लोग को क्या लगता है, क्या बीजेपी सच में शिवसेना के साथ ये खेला करेगी? क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना को अब लड़ने लायक तो छोड़ा ही नहीं है। एक तरफ एकनाथ शिंदे के पास भी इतने सारे गुट के विधायक आ जाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ शिवसेना के पास अब पहले तो गुट भी कम है, दूसरा बीएमसी चुनाव में चुनौती भी बहुत बड़ी है। अब अगर हम संजय राउत की भूमिका पर देखें, अगर उनकी एंट्री बीजेपी में भी हो जाती है तो आजकल जिस तरीके से ये कयास भी लगने शुरू हो चुके हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो मात दे सकते हैं शिंदे को बीएमसी चुनाव में, बीजेपी को भी हरा सकते हैं। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ पर संजय राउत की एंट्री हो जाती है तो ये कयास जो है वो धूमिल हो जाएगा, उद्धव ठाकरे और भी ज्यादा हार की तरफ बढ़ेंगे और बीजेपी को संजय राउत के चेहरे से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा? देखिए, संजय राउत के चेहरे के शामिल होने के बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। क्योंकि अभी अगर बात करें फिलहाल शिवसेना पार्टी में अगर कोई अनुभवी नेता है सबसे ज़्यादा तो वो संजय राउत के रूप में ही। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे ने कभी चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया है। तो फिर इस तरीके से भले ही उनको मुख्यमंत्री जो है वो शरद पवार ने एक रणनीति के तहत महाराष्ट्र का बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत की जो सियासी सूझबूझ है वो उद्धव ठाकरे से कहीं बेहतर है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को छोड़ करके अगर संजय राउत बीजेपी में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो मजबूती है वो महाराष्ट्र की राजनीति में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति देखने वाली होगी अगर यहाँ पर संजय राउत जेल से बाहर आते हैं तो। लेकिन संजय राउत के लिए जेल से बाहर आना अभी इतना आसान नहीं है। इतने बड़े घोटाले के लिए जो है वो जेल के अंदर पहुंचते हैं, उसके बाद कार्रवाई अभी भी जारी है। लगातार उनकी सजा में या तो इजाफा भी हो सकता है और कमी तभी आ सकती है जब वो बीजेपी का दामन थामेंगे। देखना यही होगा कि आखिरकार संजय राउत की जो एंट्री है वो शिवसेना में वापसी के लिए होगी या फिर बीजेपी की तरफ ही रहेगी। क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद की जो कयासे हैं वो अभी से लगने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सियासी माहौल जो है वो और भी ज्यादा सर चढ़ कर के बोलने लग गया है। आप लोग को क्या लगता है, क्या यहाँ पर संजय राउत की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो महाराष्ट्र की सियासत के हर तरह से गणित को जो है वो बदल के रख देगी? जहां पर जिस पार्टी को फायदा होने वाला था उस पार्टी के पास जो है वो कम आंकड़े पहुंचेंगे और जिस पार्टी के पास कम आंकड़े आने वाले थे उसके पास ज्यादा। सवाल आप लोगों से आखिर में यही है, क्या शिवसेना की जो लड़ाई इस वक्त चल रही है और बीएमसी चुनाव से पहले अगर नतीजे नहीं निकलते हैं और उससे पहले अगर संजय राउत जेल से बाहर आ जाते हैं और वो बीजेपी में अगर शामिल हो जाते हैं तो क्या यहाँ पर बिना शिवसेना की कमान संभाले भी शिंदे और बीजेपी की बड़ी जीत बीएमसी चुनाव में हो सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।